हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 24 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। कल 18 फरवरी से विधानसभा का सत्र नेशनल विधान ऐप से डिजिटल होगी कार्यवाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखेंगे। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा। इस बार का सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा नेशनल विधान एप्लीकेशन नेमा के जरिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बजट के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन जैसी योजनाओं को सरकार अपनी प्राथमिकता बताएगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि बजट के माध्यम से जनता को बड़ी सौगात दी जाए। दूसरी ओर भाजपा और राजसू समेत विपक्ष दल कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्थानीय नीति और विकास कार्यों की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वे जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। पलामू जिले के पांकी में महाशिवरात्रि मेले में गोलगप्पा खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। पलामू जिले के पांकी में आयोजित महाशिवरात्रि मेले के दौरान गोलगप्पा खाने से 50 से अधिक बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई। बच्चों में उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रखवा खाड़ क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित मेले में द्वारिका, यादवटोला और जमुआ टांड सहित आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। मेले में लोग स्टॉल से बच्चों ने गोलगप्पे समेत अन्य खाद्य सामग्री खाई थी। रविवार देर रात से बच्चों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत शुरू हुई। सोमवार सुबह तक बीमार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ गई। स्थिति गंभीर होता देख ग्रामीणों ने पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी। मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ गांव पहुंची और कई बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभावित बच्चों की लगातार निगरानी की जा रही है। घटना की सूचना पर प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि शाह, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेहता, प्रखंड विकास पदाधिकारी शाह, अंचल अधिकारी ललित प्रसाद सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। इधर प्रशासन ने संबंधित खाद्य स्टॉल संचालकों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग नमूने जांच के लिए भेजने की तैयारी में है। लापरवाही सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज 17 फरवरी का धरना टला, नई रणनीति पर मंथन। रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल पर सोमवार को आदिवासी संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा की गई। टीएससी सदस्य नारायण उरांव ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अन्य आंदोलनों और समिट के चलते 17 फरवरी का कार्यक्रम फिलहाल 20 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों पर अड़ी रहेंगे। जल्द ही आंदोलन की नई तिथि घोषित की जाएगी और संवैधानिक दायरे में इस अभियान को और धार दी जाएगी। देवघर शिव बारात में मोबाइल चोरों का आतंक, 200 श्रद्धालु बने शिकार। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में महाशिवरात्रि पर रविवार को निकली शिव बारात श्रद्धा व उत्साह का केंद्र रही, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरों व पॉकेट मारों ने जमकर हाथ साफ किया। बारात के दौरान 200 से अधिक श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी कर लिए गए। घटना के बाद रविवार देर शाम से लेकर सोमवार सुबह तक पीड़ित नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते रहे। देवघर एसपी सौरभ के निर्देश पर शिव बारात के दौरान सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध पॉकेट मारों को पकड़ लिया है। सभी से पूछताछ के लिए नगर थाना लाकर चोरी किए गए मोबाइल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल चोरी का शिकार हुए श्रद्धालुओं में सीतामढ़ी मंदिर, टावर चौक, बाजला चौक, केकेएन स्टेडियम, बिलासी, पालिका बाजार, कोर्ट रोड और कोलकाता बाजार जैसे इलाकों के लोग शामिल हैं। पीड़ितों में झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु भी हैं। कई मामलों में मोबाइल के साथ साथ नकदी व जरूरी कागजात भी गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है।
बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बजट सत्र के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत है। इसी को देखते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची डीसी एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के संयुक्त आदेश के आलोक में सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा कल 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, घेराव अथवा आम सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रमों एवं शव यात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन मारांगबुरु जुग जाहिर बहाबोंगा 2026 में शामिल होंगे, गिरिडीह उपायुक्त ने दिया न्योता। हेमंत सोरेन 20 फरवरी 2026 को गिरिडीह में आयोजित होने वाले मारांगबुरु जुग जाहिर बहाबोंगा 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर औपचारिक निमंत्रण सौंपा। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए समारोह में शामिल होने की सहमति प्रदान की और गिरिडीह वासियों को शुभकामनाएं दी। यह समारोह आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रांची से अंधेरा मिटाने के लिए रोशनी ने किया रांची की जनता से समर्थन का आह्वान। रांची नगर निगम मेयर पद के चुनाव में रोशनी खलगो पहली प्रत्याशी बनी, जिसने संकल्प पत्र, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। सोमवार को संकल्प पत्र जारी करते हुए रोशनी खलगो ने कहा कि होल्डिंग, पानी एवं कचरा टैक्स को वह जनता का बोझ नहीं बनने देगी। निगम क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। आम नागरिकों की सहभागिता एवं निगम की योजनाओं से जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित कराएंगी। महानगरों की तर्ज पर पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित कराना है एवं निगम क्षेत्र में फुटपाथ, दुकान एवं पैदल मार्ग की पर्याप्त व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता होगी। राजधानी के सभी प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की कोशिश करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना और जन संवाद के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जन शिकायतों को दूर करने की वह कोशिश करेगी। कार्यक्रम में प्रत्याशी रोशनी खलगो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची विधायक श्री सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, रमेश सिंह, सत्यनारायण सिंह, मनोज मिश्रा सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। हजारीबाग में एक हथनी बना रही लोगों को निशाना, ट्रैंकुलाइज करने की चल रही तैयारी। इन दिनों हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में हाथियों का आतंक इतना ज्यादा है कि कई गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं। इलाके में 5 हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। 5 हाथियों में से एक मादा है जो बहुत आक्रामक है। कहा जा रहा है कि यह मादा हाथी इंसानों को निशाना बना रही है। इन हाथियों ने हाल ही में हजारीबाग में 7 लोगों की जान ले ली है। 3 मादा, एक नर और एक टस्कर हाथी वाला यह झुंड कई दिनों से हजारीबाग और रामगढ़ के इलाकों में सक्रिय है। हजारीबाग वन विभाग की टीम मादा हाथी को काबू में करने की तैयारी कर रही है। डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने बताया है कि हाथी को नियंत्रित करने की तैयारी चल रही है। हाथी को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक क्यूआरटी भी बुलाई गई है। ओडिशा से एक टीम हजारीबाग पहुंच रही है, जिसमें एक पैदल दस्ता भी शामिल है, जो हाथियों को खदेड़कर उनके वास्तविक क्षेत्र में ले जाएगा। यह टीम हाथियों को भगाने के कामों के लिए देश भर में जानी जाती है। जब भी इलाके में हाथी सक्रिय होते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है। यह वन विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। चतरा में कोयला लदे ट्रक ने ऑटो को रौंदा, चालक सहित 6 यात्री घायल, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में एक कोयला लदे ट्रक ने सोमवार को सवारियों से भरी एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना टंडवा सिमरिया मुख्य मार्ग पर उड़सू मोड़ के पास हुई। यह हादसा तब हुआ जब एक ऑटो टंडवा से सिमरिया की ओर जा रही थी। उड़सू मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे कोयला वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्री सड़क पर गिर पड़े।
हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही टंडवा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लिया है। हादसे के बाद कोयला वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने उड़सू मोड़ के पास सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों ने कोयला ढुलाई के नियमों की अनदेखी और प्रशासन की कथित निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे अपने पैतृक गांव नेमरा। चेतन टुडू सर्वसम्मति से बने नाई के बाबा विधिवत कार्यभार सौंपा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां उनकी उपस्थिति में संथाल समाज के पारंपरिक खोटकटी रीति से नाई के पुजारी का चयन किया गया। मुख्यमंत्री दोपहर 1:20 पर पहुंचे। 2 बजे आमसभा स्थल पहुंचकर नाई के पुजारी चयन प्रक्रिया में शामिल रहे। सोहन सोरेन के त्यागपत्र के बाद आयोजित आमसभा में सर्वसम्मति से चेतन टुडू को नाई के बाबा चुना गया। पारंपरिक हथियार और पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद विधिवत कार्यभार सौंपा गया। इन्हें ग्राम देवताओं की पूजा अर्चना और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। परंपरा और शासन का सशक्त संगम संथाल समाज में नायके का पद धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्राम देवताओं की पूजा, फसल एवं वर्षा से जुड़े अनुष्ठानों का संचालन व सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों का नेतृत्व नायके द्वारा किया जाता है। ठेला पर पानी पूरी बेचने वाले का बेटा पहुंचा इंडियन आइडल, टॉप 12 में बनाई जगह। कोयलांचल नगरी धनबाद के रहने वाले अभिषेक कुमार ने इंडियन आइडल 16 में अपनी जगह बना ली है। अभिषेक का इंडियन आइडल में पहुंचना केवल धनबाद जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है। बताते चले कि कोयलांचल की धरती से निकलकर प्रतिभाशाली गायक अभिषेक कुमार ने अपनी मधुर आवाज और कड़ी मेहनत के दम पर इंडियन आइडल सीजन 16 के टॉप 12 में अपनी जगह पक्का की है। अभिषेक देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो के मंच पर लाइव गाला राउंड में नजर आएंगे। बताते चले कि इस सप्ताह के अंत से इंडियन आइडल सीजन 16 का प्रसारण शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर किया जाएगा। वहीं पहले गाला राउंड को प्रीमियम पार्टी राउंड नाम दिया गया है, जिसमें प्रतियोगिता और भी ज्यादा कठिन हो गई है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक के पिता अजय साहब पिछले 20-25 सालों से धनबाद के सरायडेला जगजीवन नगर क्षेत्र में पार्क के सामने ठेला लगाकर गुपचुप बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अभिषेक के इंडियन आइडल में पहुंचने पर कहा है कि उनका सपना था कि उनका बेटा संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए। आज उनको वह सपना साकार होता दिख रहा है और इस बात से वह बहुत खुश हैं। कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मौका। आरटीई से 25% आरक्षण की प्रक्रिया शुरू, लॉटरी से होगा चयन। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। रांची जिले के सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह अवसर बीपीएल, वार्षिक आय 72,000 से कम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है। उपायुक्त ने कहा है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले, यही प्रशासन का उद्देश्य है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 16 फरवरी से ही हो गया है और अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। सभी आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर भरे जाएंगे। दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने से भाग रही सरकार, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार दलीय आधार पर चुनाव कराने से डर रही है। उन्होंने कहा है कि 2022 से लंबित निकाय चुनाव नहीं कराए जाने से शहरी क्षेत्रों का विकास ठप पड़ा है और जनता पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। दास ने दावा किया है कि चुनाव टालने के कारण राज्य को केंद्र से मिलने वाली लगभग 5100 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को जनता के आक्रोश का भय है, इसलिए गैरदलीय आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं। रांची में भाजपा समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलगो के पक्ष में बढ़ते जन समर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है और कम संख्या 6 बिस्किट छाप पर मुहर लगाने का मन बना चुकी है।
झारखंड नगर निकाय चुनाव वोटिंग के दिन हर 2 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने तय किए 11 पॉइंट। नगर निकाय चुनाव के तहत 23 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारियों उपायुक्त को प्रत्येक 2 घंटे पर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी इसकी रिपोर्ट अपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे, जिसके आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उनमें मौसम से लेकर मतदान के बहिष्कार की जानकारी भी सम्मिलित है। आयोग ने इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भेजा है। प्रत्येक 2 घंटे पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट के लिए कुल 11 बिंदु तय किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में जानकारी आयोग को निर्धारित प्रपत्र में दी जानी है। बोकारो में 32 लाख की ज्वेलरी और 60,000 रुपए कैश चोरी, चोरों ने दिन दहाड़े चोरी को दिया अंजाम। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना इलाके के LIC कॉलोनी जीवन कुटीर में दिन के उजाले में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कॉलोनी के मकान नंबर E2 में चोरों ने घर में घुसकर अलमारी से 32 लाख रुपए के गहने और 60,000 रुपए कैश चुरा लिए। परिवार घर पर मौजूद नहीं था। उन्हें इसकी जानकारी तब हुई जब वो उनके घर पर एक पारिवारिक मित्र शादी का कार्ड देने पहुंचा था। दोस्त ने ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद उसने फोन पर घटना की जानकारी दी। इस कॉलोनी में LIC के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। कॉलोनी पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। यहां 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। घटना के बाद सेक्टर 6 थाना को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी DSP आलोक रंजन मौके पर पहुंचे और जांच की और परिवार से जानकारी इकट्ठा की। लातेहार में बकाया भुगतान की मांग को लेकर 26 फरवरी को बेतला रेंज कार्यालय में ताला जड़ेंगे मजदूर। लातेहार के मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर वन विभाग के खिलाफ गुस्सा निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जिला परिषद सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि कन्हाई सिंह ने कहा है कि मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर 26 फरवरी को बेतला रेंज कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। इससे संबंधित ज्ञापन वन क्षेत्र पदाधिकारी बेतला को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से मजदूरों के साथ अन्याय व शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को खटाया जाता है, लेकिन जब मजदूरी देने की बात आती है तो उन्हें महीनों कार्यालय का चक्कर लगवाया जाता है। कन्हाई सिंह ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी खुद ही ठेकेदारी कर फर्जी तरीके से भुगतान की निकासी करते आ रहे हैं। कागजों को मजदूरी भुगतान दिखा दिया जाता है, जबकि वास्तविक मजदूर अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते हैं। यह सीधा भ्रष्टाचार है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 26 फरवरी से पहले मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो तालाबंदी के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। रांची सिविल कोर्ट में गंदगी का अंबार, निगम से 200 मीटर की दूरी पर है कोर्ट। राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में VIP लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद भी साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से सिविल कोर्ट में गंदगी का अंबार लगा है, उससे कोर्ट में काम करने वाले लोग काफी परेशान हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि सिविल कोर्ट और रांची नगर निगम की दूरी 200 मीटर की है। उसके बाद भी साफ सफाई की शोध लेने वाला कोई नहीं है। समय समय पर पुलिस के आला अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं, उसके बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। गंदगी जमा होने की वजह से न्याय परिसर में आने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के सुस्त सफाई व्यवस्था के कारण कोर्ट परिसर में गंदगी का ढेर जमा हो गया है। हालांकि इससे निपटने के लिए समय समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन स्थिति बदहाल है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रांची लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से की शिष्टाचार मुलाकात। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को लोक भवन रांची में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। दोनों माननीयों की यह शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात में दोनों माननीयों ने कई विषयों पर औपचारिक चर्चा भी की। 23 फरवरी को मतदान, 21 को डिस्पैच सेंटर से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। नगर निगम चुनाव के सफल और पारदर्शी संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। 21 फरवरी को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए सामग्री कोषांग में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार दोराईबुरु ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की उपलब्धता, पैकेजिंग, लेबलिंग, सीलिंग तथा सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया।
धनबाद में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस का मास्टर प्लान तैयार, जिले को सेक्टर जोन में बांटकर कड़ी निगरानी के निर्देश। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी प्रभात कुमार ने की, जिसमें जिले के कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसएसपी ने चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों एवं कानूनी दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पूरे जिले को अलग अलग सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर व जोन में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। जमशेदपुर में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, टायर भी फटा, जमीन कारोबारी अजय प्रताप की मौत। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के शिवपुरी कॉलोनी निवासी जमीन कारोबारी अजय प्रताप 40 वर्षीय की एक सड़क दुर्घटना के बाद सोमवार को अहल सुबह मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर रात करीब 11 बजे अजय प्रताप गम्हरिया से कांड्रा की ओर जा रहे थे। इस दौरान टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया थाना से कुछ दूरी पर स्थित रामचंद्रपुर पेट्रोल पंप के समीप उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। बताया जाता है कि दुर्घटना के बाद काफी रात हो जाने के कारण तथा महाशिवरात्रि पर्व में आसपास के लोगों के व्यस्त रहने के कारण उक्त वाहन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इस कारण पूरी रात वे अपने वाहन में ही अचेत अवस्था में पड़े रहे। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों की नजर जब उक्त वाहन पर गई तो उनकी गाड़ी के अंदर व्यक्ति को अचेत अवस्था में पाया गया। तत्पश्चात उन्होंने इसकी सूचना गम्हरिया थाना को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और तत्काल उन्हें टीएमएच पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची के बापू वाटिका से मेयर प्रत्याशी सुजीत कुजूर ने निकाली विशाल बाइक रैली। रांची नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सुजीत कुजूर ने सोमवार को राजधानी की सड़कों पर अपनी ताकत का एहसास कराया। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुई सुजीत कुजूर की विशाल बाइक रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली की शुरुआत से पहले सुजीत कुजूर ने बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा है कि बापू के सेवा और समर्पण के आदर्शों को लेकर ही वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे रांची को बापू के सपनों के अनुरूप स्वच्छ और स्वावलंबी शहर बनाएंगे। बापू वाटिका से शुरू होकर यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां समर्थकों ने सुजीत कुजूर के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। अपने चुनाव चिन्ह ईंट का जिक्र करते हुए सुजीत जी ने कहा है कि आज की यह भीड़ बदलाव का संकेत है। जनता अब खोखले वादों से उब चुकी है और विकास की एक मजबूत ईंट नींव रखना चाहती है। मेरा लक्ष्य रांची को भ्रष्टाचार मुक्त और व्यवस्थित नगर निगम बनाना है। एसपी का फर्जी अकाउंट बना भेजे जा रहे मैसेज, पलामू पुलिस ने लोगों को किया सतर्क। पलामू पुलिस ने जानकारी दी है कि किसी फ्रॉड द्वारा पलामू पुलिस अधीक्षक के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लोगों और अधिकारियों को सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार फर्जी नंबर और प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल कर अधिकारी के नाम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अकाउंट पूरी तरह से फर्जी है और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब देने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। पलामू एसपी ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी इस तरह के फर्जी अकाउंट से मैसेज प्राप्त होता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे और संबंधित नंबर को ब्लॉक कर दे। किसी भी अज्ञात नंबर पर भरोसा न करें और अफवाहों से बचें। डीएमएफटी फंड से बनी सड़क 6 माह में फटी, पाकुड़ में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, संवेदक पर कार्रवाई की मांग। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित जोडीहा गांव में डीएमएफटी फंड से बनी एक पीसीसी सड़क में 6 महीने के भीतर ही दरारें पड़ने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। 24,43,700 रुपए की लागत से बनी इस सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। यह सड़क जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी योजना के तहत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड़ द्वारा बनाई गई थी। संवेदक मोहम्मद नियाज अनवर ने नावाडी ग्राम जोगेश्वर में पुलिया से जोडीहा तक इस पीसीसी पथ का निर्माण कराया था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के मात्र 6 महीने बाद ही सड़क में दरारें पड़ने लगी।
3.5 महीने बाद सऊदी से वतन लौटा विजय का मृत शरीर, परिजनों ने लगाई मुआवजे की गुहार। गिरिडीह जिला स्थित डुमरी के दुधपनिया गांव का रहने वाला एक प्रवासी मजदूर का पार्थिव शरीर रविवार की देर शाम सऊदी अरब से रांची पहुंचा। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम विजय कुमार महतो है। बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 महीने बाद मृतक का शरीर वतन पहुंचा। बताते चले कि 23 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। सऊदी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान विजय चपेट में आ गए थे। जानकारी के अनुसार रिम्स स्थित शौगरी में शव रखा गया था। डुमरी सीडीपीओ सुमित कुमार ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा है। परिवार की सहमति के आधार पर ही पुलिस प्रशासन काम करेगा। बताते चले कि विजय हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने सऊदी अरब गए थे। एशिया पावर नामक मैन पावर सप्लाई कंपनी के माध्यम से वह दुबई गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद विजय के परिजन लगातार शव को भारत लाने और कंपनी से मुआवजा मिलने का गुहार लगा रहे थे। वहीं राज्यपाल से भी मिलकर अपनी व्यथा सुनाई थी। बताते चले कि परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री, विदेश मंत्रालय और श्रम आयुक्त को भी पत्र लिखकर मुआवजा की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार विजय के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वही पत्नी का कहना है कि इनका कोई सहारा नहीं बचा है। घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है और अब तक मुआवजा को लेकर कंपनी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। धनबाद मेयर प्रत्याशी इंदु देवी ने अधिवक्ताओं व व्यापारियों से मांगा समर्थन। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर प्रत्याशी इंदु देवी ने सोमवार को कोर्ट परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और समर्थन की अपील की। उन्होंने शहर के विकास, स्वच्छता, जल निकासी व मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने को अपनी प्राथमिकता बताई। कहा कि शहर की आधारभूत समस्याओं का स्थायी समाधान उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। अधिवक्ताओं ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना और शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। कोर्ट परिसर से निकलने के बाद इंदु देवी धीरेन्द्रपुरम स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से संवाद कर उन्होंने चुनाव में सहयोग की अपील की। जामताड़ा मुख्य बाजार में झंडा बैनर को लेकर एफएसटी टीम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद। जामताड़ा शहर के मुख्य बाजार स्थित कायस्थपाड़ा मोड़ पर चुनाव आचार संहिता अनुपालन के लिए गठित एफएसटी टीम द्वारा दुकानों पर लगाए गए झंडे और बैनर को लेकर सहमति पत्र दिखाने की मांग पर हंगामा मच गया। मौके पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीम का विरोध किया, जिससे दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी आरके गुप्ता तथा कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल बन गया। वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने आरोप लगाया है कि पुलिस किसी दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि दुकानदारों ने झंडा और बैनर अपनी सहमति से लगाए थे और प्रशासन के पास इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं आई। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आचार संहिता अनुपालन के तहत की जाने वाली सभी कार्रवाई न्याय संगत हो और किसी विशेष प्रत्याशी को लक्ष्य बनाकर नहीं की जाए। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, अगर छोड़ी पहली परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे दूसरा एग्जाम, क्या है नए नियम। सीबीएसई ने 2026 से शुरू होने वाली नई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी नियमों पर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी किया है। यह क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कई सवालों के बाद आया है, जिसमें वे पर्सनल, मेडिकल या दूसरे कारणों से पहला एग्जाम नहीं दे पाते हैं और दूसरे बोर्ड एग्जाम में बैठने के बारे में गाइडेंस की भी मांग की थी। अब सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए पहले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बैठना जरूरी है और पहले एग्जाम में 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट मिस करने पर वे दूसरे एग्जाम के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स को पहली क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। जो स्टूडेंट्स 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़ बोलेरो नहर में गिरी, महिला बच्चे समेत 3 घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो चिचाकी मार्ग पर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। हादसे में बोलेरो पर सवार महिला, बच्चा व एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को नहर से निकाला और इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क का घुमावदार होना और पुल के किनारे ठोस सुरक्षा रेलिंग न होना हादसे का मुख्य कारण रहा। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो सीधे नहर में जा गिरी। घटना के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
नगर अध्यक्ष प्रत्याशी आशा गुप्ता ने जारी किया विकसित जामताड़ा संकल्प पत्र, विपक्ष पर साधा निशाना। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को जामताड़ा की नगर अध्यक्ष प्रत्याशी आशा गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विकसित जामताड़ा का संकल्प पत्र जारी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता मोहनलाल वर्मा ने की। मौके पर आशा गुप्ता सहित दर्जनों समर्थक उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रत्याशी आशा गुप्ता ने अपना विस्तृत संकल्प पत्र मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता जामताड़ा को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं में जेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, नगर के 16 वार्डों में एम्बुलेंस सुविधा, प्रत्येक वार्ड में 150 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना और अंबेडकर पुस्तकालय की स्थापना सहित अन्य लाभदायक घोषणा शामिल हैं। पलामू में वार्ड 8 की पार्षद प्रत्याशी मधु ओझा ने बैनर फाड़ने का लगाया आरोप। मेदिनीनगर नगर निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 8 की पार्षद प्रत्याशी मधु ओझा ने विरोधियों पर उनका बैनर फाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके समर्थन में लगाए गए कुछ पोस्टर व बैनर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और सभी प्रत्याशियों को सकारात्मक व मर्यादित तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह जनता के समक्ष में है और जनता सोच समझकर उन्हें वोट करेगी। उनके पति अशोक ओझा ने कहा है कि मधु ओझा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। वे किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहकर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील की। हालांकि वे पोस्टर फाड़ने वाले व्यक्ति का नाम लेने से बचते रहे। कहा है कि इस संबंध में उन्होंने टीओपी 3 में शिकायत दर्ज कराई है। लालू यादव के राज के समय जैसे झारखंड में चुनाव कराना चाहती है हेमंत सरकार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कसा तंज। झारखंड में शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग 23 फरवरी को होनी है। भले ही चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किसी न किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। इससे इस चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रांची नगर निगम के मेयर पद के चुनाव पर सबकी नजर है। इसी बीच बीजेपी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम लेते हुए हेमंत सरकार पर तंज कस रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दूसरे भाजपा नेता नगर निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सरकार लालू यादव के राज के समय के दौरान आंखें बंद डब्बा गायब के जैसे चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है। रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने पार्टी समर्थित मेयर उम्मीदवार रोशनी खलगो के समर्थन में किशोरगंज में एक नुक्कड़ रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरू में यह सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती थी। रोशनी खलगो ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव हो रहे हैं तो यह सरकार इतनी डरी हुई है कि वह पुराने दिनों की तरह चुनाव में धांधली करने के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रही है, ताकि वे लालू यादव के राज की तरह आंखें बंद डब्बा गायब करके जीत सके। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। वोटिंग के बाद हमारे कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स के साथ स्ट्रांग रूम तक जाएंगे और फिर स्ट्रांग रूम की भी निगरानी करेंगे। लातेहार के बरवाडी में 5 लाख के गहने की चोरी। चोरों ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 3 घरों में असफल प्रयास। लातेहार जिले के बरवाडी थाना में रविवार देर रात एक घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। भगत सिंह चौक के पास संजीत गुप्ता के घर से चोरों ने करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, तभी चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। सोमवार सुबह संजीत गुप्ता की नींद खुलने पर उन्होंने घर का पिछला दरवाजा टूटा पाया। कमरे में सामान बिखरा था और बक्से का सारा सामान बाहर फेंका हुआ था। जांच करने पर पता चला कि बक्से में रखे आभूषण गायब हैं। पीड़ित परिवार ने तुरंत थाना प्रभारी अनुराग कुमार को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मोहम्मद पीर और थाना प्रभारी अनुराग गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जिला मुख्यालय से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। इसी रात थाना क्षेत्र के अकराही टोला में भी चोरी का प्रयास हुआ। चोरों ने चीनी लैब के संचालक अमरीश यादव के घर को निशाना बनाया, लेकिन घरवालों की आहट सुनकर चोर भाग निकले। भगत सिंह चौक के पास बिट्टू गुप्ता और रामजी यादव के घर में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन चोरों को सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और रात में सघन निगरानी की मांग की है।
जामताड़ा में अवैध बालू उठाव के खिलाफ गोलबंद हुए ग्रामीण, प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। जामताड़ा में अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पंजनिया पंचायत के बाडेडी घाट से रोजाना लाखों रुपए की बालू बाहर भेजी जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। मामला जामताड़ा जिले के पंजनिया पंचायत स्थित बाडेडी घाट का है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से रोजाना लगभग 20 से 30 लाख रुपए की बालू नाव के जरिए अवैध रूप से उठाकर धनबाद के माफिया ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालू, कोयला और पत्थर सरकार के अधीन आते हैं, बावजूद इसके खुलेआम सीमा क्षेत्र से खनिज संपदा की लूट हो रही है। इससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय ग्रामीण अकबर अंसारी, सनाउल अंसारी सहित सैकड़ों लोगों ने सोमवार को घाट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि जहां से बालू उठा हो रहा है वह जामताड़ा की सीमा है और इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खुलेआम नाव के माध्यम से अवैध बालू उठा हो रहा है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या प्रशासन की चुप्पी इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है? फिलहाल ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।